महिला पुरुष असमानता एक बड़ा सामाजिक मुद्दा है। महिला और पुरुष को बराबरी पर लाने के लिए महिला सशक्तिकरण में तेजी लाने की जरूरत है। महिला और पुरुष के बीच की खाई कई सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को जन्म देती है और ये समस्याएं राष्ट्र के विकास में बाधाएं पैदा करती है। ये महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है कि उन्हें पुरुषों के बराबर का ओहदा और सम्मान अधिकार मिले। महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और तभी वो हर क्षेत्र में एक सकारात्मक भूमिका निभा पाएगी। हमारा खास कार्यक्रम नेत्री ऐसे ही महिलाओं के जीवन पर आधारित है जिन्होंने राजनीति जैसे चुनौतियों भरे क्षेत्र को अपनाया और आज नारी शक्ति को देश की संसद में आवाज दे रही है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे विशेष कार्यक्रम नेत्री में महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है प्रतिमा भौमिक जी, जो कि त्रिपुरा वेस्ट की लोकसभा सांसद है। बहुत बहुत स्वागत आपका। चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को इनकी जीवन के अब तक की सफर की एक झलक दिखाते हैं। प्रतिमा भौमिक का जन्म त्रिपुरा के सिपहीजला जिले में 28 मई 1969 को हुआ। पिता का नाम श्री देवेंद्र कुमार भौमिक और मां श्रीमती कानन भौमिक। प्रतिमा भौमिक ने विमेन कॉलेज अगरतला त्रिपुरा विश्वविद्यालय से बायो साइंस में स्नातक की डिग्री ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में वो त्रिपुरा पश्चिम से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी और 17वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित होकर संसद पहुंची। प्रतिमा भौमिक का सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है, लेकिन उन्हीं से जानते हैं कि वो इस यात्रा की कुछ खट्टी मीठी बातें बताएं। स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रतिमा जी। और सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ कि बायो साइंस ग्रेजुएशन करने के बाद राजनीति क्यों, और इतने कम उम्र में क्या ये छात्रा राजनीति था या आप क्या करना चाह रहे थे त्रिपुरा में? सबको आपकी तरफ, आपके चैनल के माध्यम से मेरे प्रणाम। मेरे स्टेट की तरफ से भी सादर नमस्कार सबको। मैं जिस गांव से आती हूँ, गांव त्रिपुरा को तो ऐसे आप लोग जानते नहीं है। मोदी जी की आशीर्वादों से सरकार 2018 में के आने के बाद डायरेक्ट लेफ्ट से राइट में गवर्नमेंट बनने के बाद लोगों ने जानने शुरू किया जो एक स्टेट है इंडिया में जो त्रिपुरा है। तो 3 साइडों में बांग्लादेश का घेरा हुआ है मेरी स्टेट। 890 किलोमीटर बांग्लादेश बॉर्डर है। उसी छोटे से एक गांव है, उसका गांव का नाम बरनारायण है। मेरे गांव और बांग्लादेश का डिफरेंस 300 मीटर का है। तो उस गांव में जब हम छोटे थे तब किसान परिवार की हूँ। आपको लोगों को आश्चर्य लगेगा, जो मैं कॉलेज में आई थी तो चप्पल पहनी। जो क्लास 1 से क्लास 12 तक हम लोग को चप्पल पहनने का भी इतना वो नहीं था नहीं है, वो सिस्टम भी नहीं था ऐसा। सब लोग ऐसे जाते थे हम लोग। तब गांव में हम लोग किसान थे, लेकिन संपूर्ण किसान थे। गांव में छोटा जो किसान होता है ना, उसमें संपूर्ण किसान थे हम लोग। अलग से पैसा जो लिक्विड मनी है, कैश मनी है, वो हमारा परिवार में नहीं है, लेकिन हम अच्छे थे। माँ बाबा भी थोड़ा पढ़ा लिखा किया था, उन लोगों ने भी एडुकेटेड है वहाँ पे। तो गांव में थोड़ा सा छोटे गांव है, लेकिन फिर भी थोड़ा रुतबा है मेरे परिवार का। तो अब देखते थे जो भी किसी का प्रॉब्लम होते थे तो हमारे परिवार के पास आते थे और आप सुलझाते थे? नहीं, पापा सुलझाते थे। तो पापा के साथ मैं जाती थी। मैं भाई बहन 4 है हम लोग, उससे सबसे बड़ी मैं हूँ। तो बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी बोलते थे वो बेटा भी मेरी है, बेटी भी वही है। तो उसके वहाँ लाड प्यार मिला है। जो महिला लड़की है इसके लिए सापडेस करना परिवार से, ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। दूसरे लोगों ने किया है। पापा को बोलते थे उसको पढ़ा लिखा पढ़ा कर क्या करोगे, शादी तो देना है, उसको मत पढ़ाओ, दूसरे को पढ़ाओ, ऐसा था।
बहुत सारे सवाल हैं त्रिपुरा को लेके और नॉर्थ ईस्ट को लेके, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देखें तो ये एक वक्त तक पिछड़ा हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मोदी जी और शायद प्रधानमंत्री का एक प्रायोरिटी इशू रहा कि नॉर्थ ईस्ट को मेन स्ट्रीम में लाएं, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। लेकिन जो आपने कहा पहले कि ये लेफ्ट और कम्युनिस्ट की जो सोच थी वो बिल्कुल अलग थी, तो आपने क्या कॉन्शियस डिसीजन लेके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया, या आपको लगता था कि लेफ्ट बहुत हो गया और अभी आप एक राइट विंग पार्टी में शामिल होना चाहते हैं? देखिए, मैं जब बीजेपी को ढूंढ ढूंढ के मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, तब बीजेपी मिलता नहीं था। एक व्यक्ति ने एक ऐसा संघ को बारे में जानते थे हम जी, और अटल जी तब जब प्रेसिडेंट था उसके बाद भी तो देखते थे। हम तो तब टीवी नहीं था हमारे इधर। हाँ। तब रेडियो था, दूरदर्शन तो नहीं था हमारे और पास। आकाशवाणी रेडियो, आकाशवाणी रेडियो विविध का भारती। है, उसमें न्यूज सुनते थे। नीलिमा सन्ना लिबानाग बांग्ला में संवाद पढ़ते थे वो लोग। तो 1:30 बजे हम उसको सुनते थे। तो इंडिया का जो भी सुनते थे, तो पिताजी थोड़ा एनकरेज करती थी मुझे देश के बारे में, देश का कैसे डिवीजन हुआ, जम्मू कश्मीर के कैसे टेंशन है, पाक कैसे ऑक्युपाई कश्मीर को किया है, चाइना हमारा जमीन लेके बैठा है। तो पिताजी से सुनते थे हम, वो उसका पढ़ाई भी करते थे। पिताजी अच्छा अच्छा किताब मेरे को देते थे। तो गांव में थे, 3-4 दिन के बाद नेशनल कोई पेपर हमारे पास जाते थे, तो मेरे लिए नेशनल पेपर पिताजी रखते थे तब, आनंद बाजार। तो उसी से बहुत कुछ जानने को मिला है मुझे। तब पॉलिटिक्स में बीजेपी को ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते देखा एक दिन एक सस्ती का पेपर पढ़ रहे थे एक बुजुर्ग, तो मैंने उसको पीछा करके गई, कहाँ जाते वो व्यक्ति। तो पीछा करते करते उनके पास गए, भाई आप मैं बीजेपी ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो बोला ठीक है, बहुत खुश हो गए। तो बीजेपी मैंने ज्वाइन किया इसीलिए। देखिए 91 में त्रिपुरा में बीजेपी का कोई फ्यूचर है। हाँ। 91 नहीं है, 2000 में भी किसी का जहन में वो बात नहीं था त्रिपुरा में बीजेपी का कोई फ्यूचर है। लेकिन मैं अपना कंट्री को प्यार करता हूँ। मैं मुझे ऐसा लगा, मैं देश के लिए जो सोचता हूँ, स्वतंत्रता के टाइम में देश के लिए जो लोगों ने काम किया है, अभी सबका साथ सबका विकास जो है ना, वही जहन में था। इतना वो चित्रण नहीं था, लेकिन ऐसा था सबको उसका अधिकार घर बैठे मिले, वो एक सोच था। और कंट्री को वर्ल्ड में फेमस हो हमारे कंट्री, वही है। तो आप एक प्रधान सेवक की प्रधान सेविका है त्रिपुरा में। कोशिश कर रहा हूँ। त्रिपुरा में आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी समस्या है जो आपके क्षेत्र में, क्योंकि आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है त्रिपुरा वेस्ट, कौन से ऐसे क्षेत्र है ग्रामीण इलाके के लिए और खास तौर से महिलाओं और युवाओं के लिए जिससे आपने स्वयं कोई परिवर्तन लाया है? मैंने 2 परिवर्तन हाल ही में पिछले 5-6 महीने में मैंने उसको किया है। मेरे जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो सिपाही जला। सिपाही जला में 5 लाख के ऊपर आबादी है। महिला वहाँ का डीएम है। मेरा सीएम को बोलने के बाद महिला डीएम मेरे को दिया है। तो वहाँ पे 178 पंचायत उसमें है, बीसी को छोड़ को 178 पंचायत है उस जिला में। तो मैंने एक आग्रह किया, जो हर एक महिला को, बच्चे को, सबको जानना चाहिए कुछ देश के बारे में, एक लाइब्रेरी का व्यवस्था किया है मैंने, हाल ही में किया। हर एक पंचायत में लाइब्रेरी का। त्रिपुरा में ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट, मेरे डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें हर एक पंचायत में एक ही दिन में 178 लाइब्रेरी का मैंने उसको हुआ है। और अभी शिक्षा ने लाइब्रेरी ओपन किया है हम लोगों ने। उसमें जो भी लोगों को, स्टूडेंट को, कोई बच्चे हैं जो किसान हो, किताब हो, उसका पेपर हो, सबके पेपर मिलेगा, सब कुछ उसको मिलने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था किया है। और वो तो घोषणा जिला से किया है, पंचायत से 5-5 हज़ार का किताब खरीदने के लिए सबको पैसा का व्यवस्था किया है। और ब्लॉक पंचायत से हम लोगों ने उसको अलमीरा चाहिए, कोई टेबल कुर्सी कुछ चाहिए, उसके लिए व्यवस्था हम ब्लॉक से किया है। उसके अलावा और एक काम किया, प्रधानमंत्री पीएम किसान जो 6,000 रुपया मिलते हैं, उसके लिए जिसको मिलना चाहिए उसको पर्चे में उसका नाम होना चाहिए, ऐसा है तो भी उसको मिलता है। लेकिन मैंने इधर सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी भी है, तो दूसरे तबके के लोग हैं जो इंडिया में नेटिव इंडियन है, बांग्लादेश से नहीं आए हैं ज़्यादातर लोग, और जो भी आए आज से 50-60 साल पहले, उन लोगों का नेचर ऐसा है, बिल्डअप हुआ, मेरा पिताजी का जमीन है, मेरे नाम में नहीं करना है, कहाँ जाएगा, वो मेरी है संपत्ति, अपने नाम से पर्चा उन लोगों का कागजात है नहीं है,
तो उसको 6,000 रुपये से वंचित रहते हैं। मेरे ज़िले में डीएम साहब से मिलके सब मिलके पंचायत का जितना प्रतिनिधि सब मिलके हम लोगों ने तय किया पेपर वर्क को हम करेंगे, लेकिन उसका जो सर्वाइवल सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड सब मिला के हम उसको लिंक करके उसको पैसा दिलाएंगे। दो काम हमने किए। आपके कंस्टिट्यूंसी में सभी आपको दीदी बुलाते हैं और ये वो मेरे कंस्टिट्यूंसी नहीं है, पूरे स्टेट में बुलाते हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ, लेकिन पहले से मैं महिला मोर्चा के भी स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करती थी, 3 साल थी। उसके पूर्व मैं युवा मोर्चा में थी, वाइस प्रेसिडेंट थी। महिला मोर्चा में 2 बार वाइस प्रेसिडेंट थी। मेरे पार्टी में भी 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रही मैं। लेकिन प्रतिमा जी 3 बार आप असेंबली इलेक्शन हारे, उसके बाद आपका मनोबल टूटा क्या? क्योंकि फिर अचानक से 3 बार हारने के बाद आपको एक मौका मिला 2019 में और आज आप बैठे हैं 17वीं लोकसभा में सांसद के रूप में। मोदी जी के आशीर्वाद है, इसीलिए लोकसभा में आने का मौका मिला है। और 3 बार जो हारे हैं, तीनों बार मैंने त्रिपुरा का सिटिंग एमपी जो सीएम है, मेरे नेटिव जो धनपुर असेंबली है उसमें त्रिपुरा का जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है मानिक सरकार, उनका प्लेस है वो। उसके पहले भी सीपीएम का जो उसमें ट्राइबल, बंगाली और माइनॉरिटी तीनों का कॉम्बिनेशन है। मेरे इधर माइनॉरिटी वोट ज़्यादा था, इसलिए ऐसा हुआ है। उसके बावजूद आप बीजेपी के टिकट पे जीते हैं। लेकिन मेरे को वो हारने के बाद भी कोई उत्साह में मेरे काम का जो रफ्तार है, गति है, उसमें कोई भी रुकावट नहीं बना। मैंने जिस दिन लास्ट 2018 में इलेक्शन हारी थी, पूरा मतलब मैंने जो 4 विधानसभा का मेरे इसमें काउंटिंग हो रहे हैं ना, मैं सबको जब काउंटिंग में घुस रहे थे तब सबको बोल रहे डरने का नहीं है, जीत के निकलना है, हम जीतेंगे। मैं जीतूं हारूं उसका चिंता को नहीं करना, हम जीतेंगे। किसी को मतलब सीपीएम ऐसा करते थे, हम काउंटिंग एज एन एक्ट दिया है। सीपीएम 3-3 दूसरा पार्टी से भी, तीसरा पार्टी से भी ऐसे ऐसे लोगों को घुसाते थे। हमको पता है इलेक्शन नहीं जीतेंगे तो मेरा डेड बॉडी कहाँ से निकल लगा, मैं मर जाऊंगी, मेरे साथ मेरे जो लोग हैं सबको मैं बचा नहीं पाऊंगी। ऐसा इलेक्शन के डू और डाई था इलेक्शन 2018 का हम लोगों का। तो इसीलिए वो हौसला इतना ऊपर था। सब लोग अभी भी मेरे को सीपीएम का लोग बोलते हैं, दीदी जब आप अंदर में इतना कैसे था, आपके अंदर टेम्परमेंट इतना ज़्यादा क्यों था? मैंने बोला मेरे को पता है 40 के नीचे सीट नहीं आने वाले हम लोगों को, और सरकार हम बनाएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगा, वो पक्का था। पार्लियामेंट में आते ही मोदी सरकार से आपने एक विनती की कि एम्स खोलें, एक एम्स के हॉस्पिटल को खोलें त्रिपुरा में। क्या आपको लगता है कि आज भी शिक्षा, सेहत बहुत ही महत्वपूर्ण है नॉर्थ ईस्ट में? शिक्षा और सेहत तो मेरे स्टेट के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम सरकार से आने पहले किसी का भी थोड़ा सा एक्सीडेंट होता ना ब्रेन का, उसको हो तो कोलकाता, नहीं तो चेन्नई, नहीं तो दिल्ली रेफर करना पड़ता है। ज़्यादातर लोग बेंगलोर, चेन्नई में जाते हैं। अभी हमारा सरकार आने के बाद न्यूरो सर्जन त्रिपुरा में ले गए हम लोग। तो अभी जो भी होता है एक्सीडेंट वगैरह, जो भी ब्रेन स्ट्रोक होता है ना, उसका अच्छा इलाज होते हैं। प्राइवेट एक हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। 2 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है। तो हमको एम्स इसीलिए चाहिए। त्रिपुरा का नियर अबाउट 45 लाख आबादी है। हमारे सटा हुआ करीमगंज और सिलचर है, उसके भी दोनों मिलाकर 50 लाख आबादी होगा, 1 करोड़ हो गए। मिजोरम हमारे साथ है, मेरा हिसाब ऐसा है। और हमारे साथ ही सटा हुआ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश का 3 जिला हमारे साथ लगा हुआ है, और बांग्लादेश को छोड़ के म्यांमार को माइनस करके नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट नहीं हो सकते। अभी हम चाहते हैं बांग्लादेश के से कम 5 करोड़ लोग आबादी हमारी एम्स हॉस्पिटल से लाभ उठा सकते हैं। वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे।
एक बार फिर आप सबका स्वागत है। प्रतिमा भौमिक से बातचीत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। प्रतिमा जी, आप डायरेक्ट रूरल इंडिया नॉर्थ ईस्ट से और वो भी त्रिपुरा से 3 इलेक्शन हारने के बाद हाल ही में 2019 के लोकसभा इलेक्शन जीतती है और वो भी 3 लाख के मार्जिन से। उसके बाद आप आते हैं यहाँ दिल्ली। क्या आपको लगता है कि संसद में जब आपको भाषण देना है तो बहुत प्रेपरेशन, रिसर्च, अभ्यास की आवश्यकता होती है? बहुत ख्याल रखना पड़ता है और मेरे को तो डर लगती है। अच्छा, कैसा एहसास होता है? बहुत डर लगती है, उसके अंदर आने से डर, ऐसा भय तो एक है। इतना दिग्गज लोग और इतना हमारा वर्ल्ड का सबसे बड़ा पंचायत है वो, उसमें आने का मौका मिला। एक डर तो है, प्रिपरेशन लेना पड़ता है, थोड़ा बहुत कोशिश करती हूँ। और हम बंगाली है, हिंदी में बहुत कमजोर हूँ, उसके लिए भी। लेकिन आपने कौन सा ऐसा एक भाषण दिया है पिछले 2 साल में जहां आपको लगता है कि हाँ, मैंने कुछ कर दिखाया है और मैंने मेरे क्षेत्र का जो मुद्दा है वो उठाया है? मुझे सबसे पहले तो राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर बोलने का मौका मिला। वो मैं लाकी हूँ, इसी पहली बार आने के बाद मेंबर को मिलता है, तो ऐसा मेरे को मेरे पार्टी के हुईप था, उन लोगों ने मेरे को दिया है। तो उसके अलावा रेलवे बजट के ऊपर, सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ड्राफ्ट ग्रांट, उसके ऊपर भी बोलने का मौका मिला। तो मेरे को ऐसा लगा रेलवे बजट के ऊपर मैंने जो बोला है ना, वो अच्छा लगा सबको मेरे यहाँ पे। और एक सीट फंड के ऊपर भी एक आया था बिल, उसके ऊपर भी मैंने बोला है। तो मेरे स्टेट में बहुत लोगों ने उसको बहुत मतलब अप्रिशिएट किया है। तो उसमें रेलवे का, बांग्लादेश के भीतर से त्रिपुरा से जो रेलवे ट्रांसपोर्टेशन है, उसके जुलाई महीने में शुरू होगा, उसके लिए भी फंड एलोकेशन इस बार हुआ है। और तो जो भी बात करते हैं अच्छे होते हैं। और जो आपका एमपी लैड फंड है, आपने किस ढंग से इस्तेमाल किया? देखिए, एमपी लैंड फंड में तो 1 करोड़ मैंने वो कोविड के दौरान दे दिया जी। और उसके अलावा कोविड में आपके यहाँ बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ? नियर अबाउट 385 लोगों को मतलब एक्सपायर किया मेरे स्टेट में। तो पहला जो अन्य प्रदेश से कम है बहुत, जनसंख्या भी कम है हमारी जी, तो फिर भी कैजुअलिटी खराब लगते हैं। तो उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा भी है, बिटर भी है। काम करने का एक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोविड के टाइम में ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत किया, बहुत मेहनत किया कोविड के टाइम में। मोदी जी ने वो हौसला दिया हम लोगों को, जनप्रतिनिधि घर में ना बैठे, लोगों को साथ संपर्क में रहे, काम पे रहे। उनकी आशीर्वादों से मैंने वो, हम लोगों ने वो काम किया है। लेकिन वो काम किया है, मेहनत जमीन में किया है ना, इसलिए मेरे को पता है कहाँ कहाँ सीट हम जीतेंगे। और पहले महीने का सैलरी आपने डोनेट किया आसाम रिलीफ फंड में, ये क्यों? देखिए, हम जब एमपी बनने के बाद पहला सैलरी जब मिलेगा, उस टाइम में आसाम में बाढ़ आया। तो आसाम मेरे नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट का जो पहचान है ना, ओनली गुवाहाटी है। हम लोगों को स्टेट को पहचानते कोई नहीं था। मोदी जी ने वो आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को दिया है। आसाम में 14 लोकसभा सीट है, इसके लिए दिल्ली थोड़ा अहमियत देते थे। और दूसरा जो भी सीट ऐसे स्टेट है, सबके एक नहीं तो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी है, 1 एमपी है नहीं तो 2 एमपी है। दिल्ली का उसका जरूरत नहीं है। तो इसी हिसाब से, और मेरे स्टेट में भी सरकार आया है, उसमें असम का कार्यकर्ता जो है ना, सबका इतना महत्वपूर्ण भागीदारी है। और असम हम सब एक मानते हैं, सबको एक ही मानते हैं। मैं एक ही मानती हूँ मैं। तो असम के जनता का जरूरत था और इतना खराब स्थिति था, तो ऐसे दिल से दिया हूँ। वेरी गुड। क्या आप उनको एक संदेश देना चाहते हैं लोकल लैंग्वेज में? तो प्लीज दीजिएगा। আমার ত্রিপুরার এবং নর্থ ইস্টের সবাইকে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা। হ্যাঁ, আপনারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় পঞ্চায়েতে আমাকে পাঠিয়েছেন, তার জন্য আমি সারা জীবন আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমি আপনারা আমার এর মধ্যে যাতে কোনো ধরনের ডিফারেন্স কোনোদিন না আসে, যতটুকু সম্ভব হয় আমরা একসাথে মিলে কাজ করব এবং আমাদের রাজ্যকে শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা আমরা নির্মাণ করব সবাই মিলে। प्रतिमा जी, एक महिला होने के बावजूद आपने इतना त्याग और बलिदान किया है। आपने शादी नहीं की, आपके बच्चे नहीं हैं। एक तरफ से देखा जाए तो आपने आपकी ज़िंदगी पूरे देश के लिए समर्पित किया है। क्या आपको लगता है ये एक सैक्रिफाइस है या एक मौका है
जहां आपने एक अपॉर्चुनिटी और पूरे देश के लोगों को आप एक प्रेरणा देना चाहते हैं आपकी कहानी से? मैंने शादी नहीं की है, उसका मेरे को दिमाग में कभी नहीं आया। दुख ही नहीं है और मेरे फैमिली नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं बोलती हूँ पूरा त्रिपुरा का जो पूरा मेरे परिवार है, जनता मेरे परिवार है, और जो कार्यकर्ता मेरे साथ रहते हैं, मैं सब जानते हैं। मैं जो भी जाता हूँ, किसी भी टाइम में मैं कोई होटल में रुकता नहीं हूँ। मैं जो भी जाती हूँ, किसी कार्यकर्ता के घर में रहती हूँ, किसी कार्यकर्ता के घर में खाना खाती हूँ, और बहुत पहले से वो प्रवास करने का मेरे को आदत सी है। और कार्यकर्ता जो प्यार करते हैं ना, मैं जो घर में खाना खाने का है ना, उससे अच्छा सबसे बेटर व्यवस्था कार्यकर्ता देते हैं। तो उसके भगवान का बहुत आशीर्वाद है। मेरे को ऐसा लगता है, मैं एमपी बने तो बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी पार्टी में रहते हुए लोगों को साथ मिलना जुलना, लोगों को कुछ छोटा सा कोई प्रॉब्लम हो उसको एड्रेस करना, सबसे ज़्यादा मैं एडुकेशन और हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मेरा ज़ीरो टॉलरेंस है, मैं उसको करती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, तो सबको ऐसा आगे आना है, मेरे डेस्टिनी में ऐसा है, मैं ऐसा प्रतिमा कर जी रहा के हूँ। हॉबीज क्या है? जब आपके पास थोड़ा समय मिलता है आप क्या करना चाहते हैं? क्या पसंद है? मैं करंट अफेयर्स को ज़्यादा महत्व देते हैं। महत्व देती हूँ। करंट अफेयर्स हो और वर्ल्ड में अच्छा सा कंट्री में क्या क्या चल रहा है। जैसे मैं इसराइल को बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा, हाँ, इसराइल क्या पढ़ती हूँ। तो अच्छा सा इजराइल के बारे में पढ़ते हैं और वो अभ्यास के बाद आप देखते हैं कि क्या हो सकता है त्रिपुरा में। अभी तो त्रिपुरा में बहुत कुछ करना है। एग्रीकल्चर में हमारे 3 सालों में सरकार ने 13.7% ग्रोथ दर्ज किया है, सबसे अच्छा ग्रोथ उसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं कृषि विश्वविद्यालय को भी चाहती हूँ त्रिपुरा में एक बने, एम्स के साथ साथ अच्छा रहेगा। तो त्रिपुरा छोटा स्टेट है, बहुत अपॉर्चुनिटी है करने के लिए, और मोदी जी बिना मांगे सब कुछ दे रहे हैं। और आपके टॉप प्रायोरिटीज रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, खेती और एम्स का हॉस्पिटल। पहला एक था जो फास्ट वो हो गया, वो है दिल्ली के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हाँ। एक फ्लाइट मांगे थे, मोदी जी 2 फ्लाइट दे दिया। तो आप अभी कुछ और मांगने वाले हैं इस सत्र में? इस सत्र में तो एम्स मांग लिया है, एम्स हर बुक मांगूंगी, और मेरे को इच्छा है साहब से मिलके उसके लिए गुहार उनसे आशीर्वाद लूंगी, साहब वो दे दीजिए हम लोगों को। एक आखिरी सवाल प्रतिमा जी, महिलाओं के लिए और खास तौर से नॉर्थ ईस्ट के महिलाओं के लिए राजनीति में आना कितना कठिन है? क्या आपको लगता है कि पुरुष असुरक्षित हैं आप जैसे महिलाओं से, जो काम के माध्यम से जीत के आए हैं और आप आपके क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए, महिला को पॉलिटिक्स नहीं, हर एक क्षेत्र में चुनौती ज़्यादा है हम लोगों को, और हम जितना काम करते हैं, जेंट्स लोग हमसे बहुत कम मेहनत करते हैं, फिर भी हमसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिलते हैं। मेरे साथ भी हुआ है, नहीं हुआ ऐसा नहीं है, फिर भी सब मिलके काम कर रहा हूँ। क्षेत्र में या राजनीति में ज्यादा? राजनीति में तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हम लोग कितना मेहनत करते हैं, मतलब त्रिपुरा में 3 साल जो महामंत्री रहे थे, इतना मेहनत मैंने 18 घंटा 19 घंटा काम किया, अभी भी करती हूँ। लेकिन हम लोगों को दूसरे के साथ कंपटीशन जो करना पड़ता है ना, वो कंपटीशन में आते नहीं है, फिर भी क्या करें। लेकिन महिला के लिए मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है महिला लोगों के लिए। लेकिन आप क्या प्रेरणा देंगे? मेहनत करना चाहिए, मेहनत का जो भी मिलेगा अच्छा मिलेगा। मेरे को ऐसा लगता है मेहनत का करना ही करना है सबको, कोई क्या मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड नहीं करना। हम काम करते रहे, कुछ दिन कुछ तो कुछ मिलेगा। और बीजेपी में तो मेहनत करने से रिजल्ट मिलता है, वो मैं आपके सामने हूँ। 3 बार हारने के बाद भी, 2018 में विधानसभा हारने के बाद भी 2019 में पार्टी ने मेरे को जीता के लाया है। मोदी जी के आशीर्वादों से मैं जीत के आई हूँ। पृथ्वी का, दुनिया का सबसे बड़ा पंचायत में आने का मौका मिला है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए प्रतिमा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आपकी जो सोच विचार और जंग है वो जारी रहेगा। तो ये थी सांसद प्रतिमा भौमिक, जो इस पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे। नमस्कार।
पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांव की पंचायत से संसद के गलियारों तक गूंजती महिलाओं की आवाज, महिला सांसदों की परिश्रम की कहानी। सुनिए उनकी जुबानी हमारा खास कार्यक्रम नेत्री महिला सांसद और उनकी कहानियां, सिर्फ डीडी किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। 8 अगस्त रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से।